Good morning, students. Today we are discussing about a most important and very easy topic of class 12th mathematics, that is nothing but matrices. आप सभी को matrices के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी. अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बेसिक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि matrices क्या होता है. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा matrices. देखिएगा, ये matrices जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो क्लास 11th के बाद में जब आप 12th में आते हैं तो कुछ इजी चैप्टर्स होते हैं, कुछ टफ चैप्टर्स होते हैं, लेकिन उनमें से ये चैप्टर जो है बहुत स्कोरिंग है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिसेस होता क्या है. ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता है. ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर में क्या होता है कि किसी भी स्कूल में सपोज कीजिए ये अटेंडेंस रजिस्टर का एक फॉर्मेट मैं बना रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे आपके पास सीरियल नंबर रहता है. ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट का क्या रहता है, यहाँ पर नेम रहता है. ठीक है, और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो है अटेंडेंस जो होती है वो यहाँ पर लगती है. तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी डेटा को अगर हम एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करें तो सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करने पर एक मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी से हम डेटा को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके साथ ही साथ आपको एक और एग्जांपल देता हूं मैट्रिसेस का, और वो एग्जांपल है आपकी मार्कशीट, है ना. मार्कशीट में भी आपका जो डेटा होता है वो एक फॉर्मेट में रहता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूँ. ठीक है, सब्जेक्ट में सपोज करो आपने क्लास 11th पास आउट किया है तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, यहाँ से मैथ्स है. ठीक है, ये हिंदी है और इंग्लिश है ना. इस तरीके से काफ़ी बार हिंदी इंग्लिश ऊपर होता है. ये आपके पास फर्स्ट यूनिट टेस्ट का, ये सेकंड यूनिट टेस्ट का, ये आपके पास हाफ ईयरली का, फिर यहाँ पे थर्ड यूनिट टेस्ट का, और यहाँ पर ईयरली का जो रिजल्ट रहता है वो आपका कंप्लीट यहाँ पर फाइनली परसेंटेज के फॉर्मेट में आपका फाइनल रिजल्ट काउंट होता है ना. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका मार्कशीट है वो भी एक मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी से ही बनता है. ठीक है, आपने बड़े शॉपिंग मॉल्स में देखा होगा प्रोडक्ट को वो बार कोड से स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद में ऑटोमेटिकली उसका जो प्राइस है वो आपके कंप्यूटर में आकर के ऑटोमेटिकली आपके बिल में ऐड हो जाता है. तो ये भी एक सिस्टम जो है वो मैट्रिसेस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डेली लाइफ में. ठीक है, बट मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस को हम कैसे पढ़ते हैं. ठीक है, तो देखिएगा एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं कि मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस जो है वो किस तरीके से अप्लाई होता है. देखिएगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है. इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि हमें कुछ यहाँ पे डेटास दे रखे हैं, उस डेटा को हमने सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया है. ठीक है, तो अगर मैं मैट्रिसेस की बात करूँ, ठीक है, तो मैट्रिसेस जो होता है वो एक अरेंजमेंट होता है. अरेंजमेंट किसका होता है, नंबर्स का हो सकता है, डेटा का हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमें ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में अरेंज किए जाते हैं, और वो रेक्टेंगुलर जो फॉर्मेट है वही हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिसेस कहलाता है. ठीक है, देखिएगा यहाँ से, यहाँ पर मैट्रिक्स हमें गिवन है. ठीक है, और उसके बाद में मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है वो अभी यहाँ पे आएगा. ठीक है, देखिएगा यहाँ से अब मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है. वो क्या है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस. द नंबर ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिसेस. अब आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं, एक एग्जांपल दे रखा है, मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख लेता हूँ. a इक्वल्स टू यहाँ पर गिवन है -2, यहाँ पे 5, 0, √5, 0 एंड 6. ठीक है, कुछ एलिमेंट्स को हमने क्या किया इस रेक्टेंगुलर अरे में, है ना. ये रेक्टेंगुलर अरे है ना, इसे क्या बोलते हैं, आर ए. मीन्स क्या है, ये रेक्टेंगुलर अरे है. तो जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर
उन सभी ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज किया है, और ये रेक्टेंगुलर अरे ही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसमें एग्जाम्पल जो है वो आयोटा वाला एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखिएगा ये विजिबल होगा आपको, है ना, यहाँ पर आयोटा वाला एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो ये मैट्रिक्स बी है, इसको हमने रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज किया है। ये मैट्रिक्स सी है और इसके एलिमेंट जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक और यहाँ पर आपके दूसरे एक्स के फंक्शन के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कि एक मैट्रिक्स को अगर डिफाइन करें तो सिंपली हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, जैसे कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी है। और मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर अरे का यूज़ करते हैं, और उस रेक्टेंगुलर अरे में क्या करते हैं, हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करवाते हैं, और ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पर्टिकुलरली रो और पर्टिकुलरली कॉलम में अरेंज रहते हैं, और उसी से क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रेक्टेंगुलर अरे विथ सर्टेन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रोज एंड कॉलम्स से क्या मतलब होता है किसी मैट्रिक्स के, है ना। तो ये आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी, है ना। रेक्टेंगुलर अरे है, इसी में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि अगर हम इनके रोज एंड कॉलम्स की बात करें तो किसी मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम से क्या मतलब होता है, तो उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, एक बी मैट्रिक्स है ना। बी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिया 2 4 3 -1 7 एंड 8, है ना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये 2/3 का मैट्रिक्स है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा इस 2/3 का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखिएगा, ये जो हॉरिजेंटल लाइन जो हमें गिवन है ये कहलाती है इस मैट्रिक्स की रो, है ना, और ये भी मैट्रिक्स की क्या होगी, रो। तो इसे हम रो 1 एंड रो 2 बोलेंगे। आफ्टर दैट ये जो आपकी वर्टिकल लाइन्स है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये होता है कॉलम, है ना। इसे हम कॉलम 1 बोलेंगे। शॉर्टकट में कॉलम को सी से लिखते हैं तो कॉलम 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास कॉलम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर हमें एलिमेंट्स को अरेंज करना है तो किसी रो या फिर किसी कॉलम में अरेंजमेंट करते हैं, और ये रो और कॉलम जो होते हैं किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करने में, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करने में इन रोज एंड कॉलम्स का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है। अब देखिएगा कैसे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो डिफाइन होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर मैंने बात की इस बी मैट्रिक्स की तो इसमें टू जो है वो रोज हैं और 3 जो है वो कॉलम्स हैं। तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जिसकी रोज, नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/3, और मैट्रिक्स के ऑर्डर को ऑलवेज हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इस एग्जाम्पल ए में देखिएगा, अगर हमें बोला जाए इस मैट्रिक्स की रोज एंड कॉलम्स का क्या ऑर्डर रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो रोज हैं वो आपके पास 3 है और कॉलम्स जो है वो आपके पास 2 हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2 का। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स लिखता हूँ और उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं। एक सी मैट्रिक्स है, इसे मैं लेता हूँ आयोटा 2 आयोटा -1, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3 आयोटा 2 आयोटा, यहाँ से माइनस का 5 प्लस का 4 आयोटा, और यहाँ से 6 है, ये 7 आयोटा है, और यहाँ पर 8 आयोटा प्लस का 2 है। ठीक है, अब हमें बताना है कि इस गिवन मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल सी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी रोज़ कितनी है, रोज़ इसकी 2 है, तो ये आपके पास R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इस मैट्रिक्स के कॉलम की, तो देखिएगा ये C1 कॉलम है, ये आपके पास C2 कॉलम है, ये आपके पास C3 कॉलम है, और ये आपके पास क्या है, C4 कॉलम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स की रोज एंड कॉलम्स जो होती हैं वही उसका ऑर्डर डिफाइन करती है। तो अगर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2/4। क्लियर है भाई सभी को, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/4 की मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं डी, है ना। यहाँ से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना, ये अपने पास एक डी मैट्रिक्स है। अब इसमें देखिएगा नंबर ऑफ रोज, ये R1 है आपके पास, दिस वन इज R2, ये आपके पास R3 है, और ये कॉलम आपके पास C1 है, ये कॉलम आपके पास C2 है, और ये कॉलम आपके पास C3 है।
तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 3x3 की मैट्रिक्स होगी, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं हमारे पास यहाँ पर 3 है। ठीक है जी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें किसी मैट्रिक्स की जनरल फॉर्मेट की, है ना, जनरल फॉर्मेट की, तो देखिएगा जनरल फॉर्मेट ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, जनरल फॉर्मेट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिएगा मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैपिटल A इक्वल्स, है ना। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होंगे, यहाँ पर आएगा आपके पास A11, A12, यहाँ से आपके पास आएगा A13, ठीक है, और यहाँ से मैं लिखता हूँ यहाँ पर A1n, है ना। फिर यहाँ पर आएगा आपके पास A22, ये आएगा A23, ये आएगा A21, है ना, A21, A23, और यहाँ पे आएगा A2n। इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आएगा अपने पास AM1 और यहाँ पे आएगा हमारे पास AMN, ठीक है, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ इस गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो ये m/n की मैट्रिक्स होगी, ठीक है जी। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर इसकी कुछ एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, है ना, और यहाँ से A1n, और उसी टाइप से A21, A22, A23, और यहाँ से A2n, है ना, और ये बढ़ते जा रहे हैं सारे के सारे इस मैट्रिक्स के क्या है एलिमेंट्स है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं A11 की बात करता हूँ तो A11 का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा गौर से देखिएगा। अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जिस एलिमेंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा, A11 होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो 1 है ये रो को डिफाइन करता है और ये जो 1 है ये कॉलम को डिफाइन करता है। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो नंबर है, वो आपका फर्स्ट नंबर उसकी रो को डिफाइन करेगा कि कौन सी रो में है, और सेकंड नंबर कॉलम को डिफाइन करेगा कि वो एलिमेंट कौन से कॉलम में लाए करता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं AMN की बात करूं तो ये जो होगा वो mवे रो में होगा और nth कॉलम में होगा, है ना, mth रो एंड nth कॉलम का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब इस पर हम एक एग्जांपल करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, मैं बोलता हूं A इक्वल्स टू यहाँ पर 2 1 7 3, है ना। सबसे पहले मुझे ऑर्डर बताइएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2x2 का। अगर मैं पूछूं A11 का वैल्यू कितना है, A12 का वैल्यू कितना है, यहाँ से 2 1 का वैल्यू कितना है और A22 का वैल्यू कितना है ना। तो A11 का मतलब है ये अपने पास क्या है, ये रो 1 है और ये अपने पास रो 2 है, यहाँ से अपने पास कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये जो होता है वो A11 होता है ना, ये होगा A12, ये होगा अपने पास A21 और ये होगा अपने पास A22, है ना। तो वैल्यूज़ जो हम फाइंड आउट करेंगे तो A11 का वैल्यू 2 आ रहा है, A12 का वैल्यू 1 आ रहा है, A21 का वैल्यू 7 आ रहा है और A22 का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किसी भी एलिमेंट को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन से रोज एंड कौन सी कॉलम में लाई करता है। क्लियर है भाई, है ना। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो यहां पर गिवन है, देखिएगा कुछ हमें यहां पर दे रखा है, नोट करके कुछ गिवन है हमें। क्या गिवन है, यहां से ये गिवन है, वी शैल follow the notation namely A equals to Aijmn indicate that A is a matrix of order m into n. We shall consider only those matrices whose elements are real number or function taking real values, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ज़्यादातर वो हम मेट्राइसिस जो है वो यूज़ में लेंगे जो कि या तो रियल नंबर है या फिर रियल नंबर के फंक्शन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते। तो देखिएगा, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझा देता हूं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो A इक्वल्स टू Aij और यहाँ पर होता है m क्रॉस n, ठीक है। जहाँ पर m जो होता है वो डिनोट करता है किसको, नंबर ऑफ रोज को, है ना, नंबर ऑफ रोज को, ठीक है। और यहाँ से जो n है वो डिनोट करता है किसको, नंबर ऑफ कॉलम्स को, है ना,
नंबर ऑफ कॉलम्स को, है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आई का मतलब होता है कि ये डिनोट करता है किसको, रो को, है ना, और जे जो होता है ये डिनोट करता है किसको, कॉलम को, है ना। कहने का मतलब है कि m तो होता है, ये डिनोट करेगा टोटल नंबर ऑफ रोज, और n जो होगा वो डिनोट करेगा टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। मैं टी लगा देता हूं, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम। आई का मतलब होता है कि जिस पर्टिकुलर रो का वो एलिमेंट है, और जे का मतलब होता है जिस पर्टिकुलर कॉलम का वो एलिमेंट है। अब आई और जे की वैल्यू डिफाइन होती है, आई का वैल्यू मिनिमम वैल्यू 1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू m होगा, और जे का जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू 1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, n होगा, है ना। बिकॉज मिनिमम 1 रो और मैक्सिमम m रोज, और मिनिमम 1 कॉलम और मैक्सिमम कितना, n कॉलम्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि हम रोज एंड कॉलम्स को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, यहाँ से इसको जूम कर देते हैं, देखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, है ना। तो हमें फर्स्ट फैक्ट्री में मैन वर्कर 30 है, वुमेन 25 है, सेकेंड में 25 एंड 31, एंड थर्ड वन में 27 एंड 26। अब हमें बोला गया है रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2। 3/2 मीन्स 3 तो इसमें रोज होनी चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड द सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट, है ना। अब ये बहुत ही बेसिक आपको एग्जाम्पल दे रखा है, तो मैं यहाँ से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, है ना। इस एग्जाम्पल नंबर 1 का जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ही सिंपल है। हम ए कंसीडर कर लेते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें देखिएगा 30 25, है ना, 30 25 यहाँ से 31, और ये अपने पास आएगा 27 एंड 26, है ना। तो ये जो रो एंड कॉलम हो जाएगा, ये कितने बाय कितने का होगा, ये 3/2 का मैट्रिक्स होगा। अब हमें पूछा गया है कि थर्ड रो मतलब A3 और सेकंड कॉलम मतलब A32, है ना। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 26 के इक्वल आएगा। मेरे हिसाब से आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। ये एग्जाम्पल अभी इसी तरीके के मैंने आपको बताए कि इसमें तो 2 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं, तो ये जो हो जाएगा कितने बाय कितने का, 2/4 का। उसमें 4 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स है, तो वो 4/2 का हो जाएगा ना। तो सिंपल से यहाँ पर एग्जाम्पल्स गिवन है, ठीक है। ये देखिए जो हमने इसका सॉल्यूशन किया यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को। नेक्स्ट में देखिएगा, यहाँ से नेक्स्ट में हमें बोला गया है, ये एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हमें बोला गया है कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है। एक मैट्रिक्स है, मैं मान लेता हूँ AIJ, है ना, AIJ है। ये कितने बाय कितने का है, ये 3/2 का मैट्रिक्स, है ना। तो अब यहाँ से हम इसको एलिमेंट की फॉर्मेट में ले लेते हैं। 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे A11, है ना, यहाँ पे आएगा अपने पास A12, है ना। 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पे आएगा A21, ये आएगा A22, यहाँ पे आएगा A31 और यहाँ पे आएगा A32। तो आप देख सकते हैं 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, है ना। अब हमारे पास गिवन है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो डिफाइन कैसे होते हैं। इसके एलिमेंट कुछ इस तरीके से डिफाइन होते हैं, हमें फॉर्मूला गिवन है। ये गिवन है कि हाफ मॉड ऑफ आई कैप माइनस का 3j कैप, है ना। AIJ इक्वल्स टू हाफ आई कैप माइनस का क्या है, 3j कैप है। अब हमें एक एक करके सभी की वैल्यूज जो होगी वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो A11 का वैल्यू, A11 का मतलब क्या होगा, i का वैल्यू भी 1 है, मैंने आपको बताया था ये i होता है ये j होता है। तो i का वैल्यू भी 1 है और j का वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस का 3 इंटू 1, है ना। तो ये अपने को क्या मिलेगा, 1 माइनस का 3 माइनस का 2 जो होगा वो मॉड से बाहर निकलेगा, या फिर मैं पहले बता देता हूँ माइनस का 2 डिवाइड बाई 2, तो ये अपने पास 2/2 होगा। 2/2 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 के इक्वल, ठीक है। उसी टाइप से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फाइंड आउट करना है A12 का वैल्यू। A12 कितना होगा, हाफ आएगा 1 माइनस का 3 इंटू 2, ठीक है। तो हमें ये कितना मिलेगा, यहाँ से आएगा हाफ
माइनस का 6 है और प्लस का 1 है, तो ये हमें देगा माइनस का 5, मॉड से -5 + 5 बन के आएगा, तो 5/2 है ना। नेक्स्ट वन है A21 का वैल्यू है ना। A21 कितना देगा, हाफ अपने को मिलेगा, i के प्लेस पर 2 माइनस का 3 इंटू कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये हमें मिलेगा हाफ, ये माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का 1 मिलेगा, तो हम देख सकते हैं कि ये प्लस का कितना आएगा, हाफ आएगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट में A21 हो गया, A22 का वैल्यू, A22 का वैल्यू 2 हाफ इंटू i का वैल्यू 2 है, माइनस का 3 इंटू कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये हमें मिलेगा हाफ, 2 माइनस का 6 तो ये मिलेगा माइनस का 4, माइनस का 4 मॉड से निकलेगा तो प्लस का 4, तो 4/2 किसके इक्वल, 2 के इक्वल। A22 हो गया। आफ्टर दैट A31 का वैल्यू है ना, A31 मिलेगा हमें हाफ, यहाँ से i का वैल्यू इस बार 3 है, माइनस का यहाँ 3 इंटू j का वैल्यू 1 है, तो हाफ आएगा, ये हमें 3 माइनस का 3 कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, 0/2 हमें 0 ही आएगा, तो A31 का जो वैल्यू आ गया वो 0 के इक्वल आ गया ना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ना, A22 का वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल है, ठीक है। और ये आपके पास किसके इक्वल है, A21 का वैल्यू जो है वो हाफ के इक्वल है, ठीक है। और ये A12 का जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 5/2 के इक्वल है, ठीक है। A31 हो गया। लास्ट फाइंड आउट करना है A32 का वैल्यू है ना। A32 कितना आएगा, यहाँ से आएगा हाफ, 3 माइनस का 3 इंटू 2 है ना, 3 2 6, 6 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ से माइनस का 3 रहेगा, डिवाइड बाई 2 है, प्लस का 3/2, तो ये A32 का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमें इस मैट्रिक्स को कंप्लीट करना है, तो देखिएगा सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। A11 का वैल्यू कितना आया, 1 आया है ना। A12 का वैल्यू कितना आया, 5/2 आया है ना। फिर A21 का वैल्यू कितना आया, हाफ आया, ठीक है। फिर A22 का वैल्यू कितना आया, हमारे पास 2 के इक्वल आया है ना। फिर A31 का वैल्यू कितना आया, 0, और A32 का वैल्यू कितना आया, 3/2। तो इस टाइप से हमारी 3/2 की जो A मैट्रिक्स है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं इसको, हमारा जो आंसर है, हालांकि ये सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से चेक कीजिएगा, ये और ये जो है वो सेम वैल्यू है, यहाँ से और यहाँ से ना। तो इसने पूरा सॉल्व भी कर रखा है और मेथड मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला गया है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, है ना। अब देखिएगा एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है ना। अब देखिएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू कितना है, आपके पास 8 है। अब देखिएगा हमें बोला गया है कि अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो इसके पॉसिबल जो हैं वो ऑर्डर जो होंगे वो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। तो देखिएगा यहाँ से 8 एलिमेंट्स है, तो अगर मैं बात करूं कि एक मैट्रिक्स है ना, एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर जो है वो 2/3 है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो इसके हो जाएंगे 6 है ना। मैं बोल रहा हूँ एक बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर जो है वो 4/4 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो 16 हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है तो उस ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिल जाते हैं। जैसे 3 × 2 6 आएगा, 4 × 4 कितना आएगा, 16 आएगा। लेकिन अगर हमें एलिमेंट्स गिवन है तो उसका ऑर्डर कैसे पॉसिबल होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे 2 नेचुरल नंबर्स हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल आए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ये अपने पास 6 एलिमेंट्स है, तो ये इसका एक ऑर्डर पॉसिबल है ना। तो 6 एलिमेंट वाले में हालांकि हमारा क्वेश्चन में 8 है, लेकिन मैं एक बार 6 एलिमेंट्स वाले में दिखा देता हूँ। ये होगा 1/6, 6/1 है ना, 2/3 एंड 3/2। इसके अलावा कोई होगा तो आप बताइए कि 2 ऐसे नेचुरल नंबर
जिनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 6 के इक्वल आए, है ना। तो हमारे पास इसके अलावा कोई ऐसे है ही नहीं जिसके कारण से हमारा मल्टीप्लिकेशन 6 आ जाए। तो अगर अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 गिवन है तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना, कौन कौन से होंगे? 1/8 होगा, 8/1 होगा, है ना, 2/4 होगा और 4/2 होगा। बताइए इसके अलावा कोई पॉसिबल है क्या? आई थिंक इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। तो टोटल 4 नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो होंगे वो पॉसिबल होंगे अगर किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये एग्जाम्पल हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ से लास्ट जो है हमारा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी कर लिया और एग्जाम्पल नंबर 3 भी कर लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट में अपने पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत इजी पोर्शन है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें ओनली सिंगल कॉलम जो है वो डिफाइन होता है, वो क्या होता है? हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है। कहने का मतलब है कि इसमें जो आपके कॉलम होगा वो एक ही होगा, सिंगल होगा, ठीक है। रोज अलग अलग हो सकती है, कॉलम एक ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास है अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, है ना, दिखाई दे रहा है। एग्जांपल देख लेते हैं एक और, एक ही कॉलम लेना है तो 2 4 7 9, है ना, ये अपने पास कितने बाय कितने का है? 4/1 का मैट्रिक्स है, बिकॉज इसका कॉलम जो है वो 1 आया। उसी टाइप से अगर मैं रो मैट्रिक्स की बात करूं तो सिंपल सा है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, है ना, कोई एक रो होनी चाहिए। बी इक्वल्स टू, सपोज करो मैं ले लेता हूं 2 4 7 9 एंड 8, है ना। तो ये कितने बाय कितने का है? ये अपने पास 1 तो रो है और 1 2 3 4 5 कॉलम है ना। तो इसमें सिंगल रो है तो रो मैट्रिक्स, और सिंगल कॉलम होगा तो वो क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है जी। अब इसके बाद में हमें बोला गया है स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर का मतलब ही आप जानते हो कि एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी 4 साइड्स जो हो वो क्या हो? इक्वल हो, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब भी यही होता है कि जिसकी नंबर ऑफ रोज, है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, है ना, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, है ना। नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ जाता है तो वो क्या होगा? वो होगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ए इक्वल टू अपने पास क्या है? ए आई जे एम क्रॉस एन है ना। इफ एम इक्वल टू एन देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। मतलब नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और इससे कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे? या तो एम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे या फिर एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। बिकॉज एम और एन का वैल्यू इक्वल है तो हम इसे लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एम और ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक है। तो एन ऑर्डर या फिर एम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ रोज या तो एम होगी और नंबर ऑफ कॉलम्स भी एम होंगे, और अगर ये एन ऑर्डर की हुई तो नंबर ऑफ रोज एन होगी और नंबर ऑफ रोज भी क्या होंगे? कॉलम भी क्या होंगे? एन होंगे, ठीक है। तो यही चीज हमें यहाँ पर गिवन है। अब अपने को एक नोट दे रखा है, नोट क्या दे रखा है? इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन द एलिमेंट एंट्रीज A11, A22, ANN are said to be constitute the diagonal of a matrix. Thus, if A equals to this, then the element of the diagonal of A are 1 4 6. Okay, इसको मैं समझा देता हूँ, देखना। diagonal of a square matrix, ठीक है। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/3 के ना। तो A11, A12, A13, है ना, A21, A22, A23, है ना। यहाँ पे आएगा A31, A32 और A33, ओके।
ये अपने पास 3/3 की इस क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मुझे बोला जाता है कि इसके डायगोनल की हम बात करें तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल जो होता है वो ऑलवेज पॉसिबल होता है या डिफाइंड होता है या अपने को यहाँ पर शो होता है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे यहाँ पर कौन से होंगे? A11 होगा, A22 होगा और A33 होगा, ठीक है। या फिर हम डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो डायगोनल एलिमेंट Aij होता है वेयर I इक्वल्स टू किसके? J के ना। मैथमेटिकली इसको डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसमें I का वैल्यू J के इक्वल होता है तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट होते हैं। अब इसमें आपकी बुक में बताया है कि नहीं बताया, लेकिन मैं बता देता हूं, और वो है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। देखिएगा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, वो क्या होता है? देखिएगा द सम ऑफ ऑल diagonal elements of a square matrix is called trace of matrix, is called trace of the matrix, ठीक है। मीन्स जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सभी का जो सम होता है वो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या क्या कहलाता है? ट्रेस कहलाता है। तो अगर हम इसकी बात करें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A, दैट इज नथिंग बट A11 प्लस A22 प्लस A33, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे? ट्रेस की वैल्यू होगी। क्लियर है? अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? डायगोनल एलिमेंट्स तो देख लिए, ठीक है। अब देखिएगा डायगोनल एलिमेंट के अलावा भी कुछ चीज़ जो होती है वो डिफाइन होती है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन एलिमेंट्स को बोलते हैं एंटी डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, एंटी डायगोनल एलिमेंट्स। अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखिए, इसका यूज़ जहाँ आएगा वहाँ पे मैं आपको वापस रिकॉल करूँगा कि हमने ये डायगोनल और एंटी डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे पढ़े थे, ठीक है। डायगोनल और एंटी डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो हमने पढ़े थे। देखिएगा यहाँ से, आई थिंक ये चीज़ जो होगी वो आपकी क्लियर होगी, है ना। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है। देखिएगा ये आ गया भाई डायगोनल मैट्रिक्स भी आ गया डायगोनल वाला, ठीक है। तो देखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ना, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले देखिएगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स B इक्वल्स टू Bij n क्रॉस n इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होंगे, दैट इज B equals to Bij m cross n is said to be diagonal matrix if Bij equals to 0 where I is not equals to j, है ना। तो देखिएगा डायगोनल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो देखिएगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताया, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है, ठीक है, तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, it is a square matrix, it is a square matrix, ठीक है। it is a square matrix जिसके लिए सपोज करो हमारे पास B इक्वल्स टू जैसे बोला गया है Bij n क्रॉस n, है ना। B इक्वल्स टू Bij n क्रॉस n यहां से बोला गया है। तो हम देख सकते हैं कि ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स कौन से केस में होगा,
ये अपना डायगोनल मैट्रिक्स उस केस में होगा कि इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। a इक्वल्स टू, सपोज करो हमारे पास a11, a12, a21 और a22 है ना। ये 2x2 का अपने पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ये अपने पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो a11 और a22 के अलावा, मतलब ये जो दोनों वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब a12 और a21 का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि aij इक्वल्स टू 0 होगा जब i इज नॉट इक्वल्स टू j, बिकॉज i इक्वल्स टू j के लिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। जब i का वैल्यू 0 j के इक्वल नहीं होगा तो हमारा एंटी डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? तो इस तरीके से हम इस डायगोनल मैट्रिक्स को हमने समझा। आफ्टर दैट हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अब सिंपल सी चीज देखिएगा, स्केलर मैट्रिक्स के एग्जांपल को थोड़ा सा हम गौर से देखें, ठीक है। तो क्या होगा, इसके एंटी डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होंगे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 नहीं होंगे, ठीक है। 0 नहीं होंगे लेकिन कोई फिक्स वैल्यू हमारे पास होगी। जैसे आप देख सकते हैं इसमें √3 दे रखा है, ठीक है। यहां से देखना, डायगोनल मैट्रिक्स में जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। बट जब हम यहां पर स्केलर मैट्रिक्स की बात करूं तो आपके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे और साथ ही साथ उनकी एक फिक्स स्केलर वैल्यू हो जाएगी। वो फिक्स स्केलर वैल्यू जो होगी वो k वैल्यू हम यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पहले हम बताएंगे स्केलर मैट्रिक्स, है ना। तो देखिएगा, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, है ना। देखिएगा, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? इफ a इक्वल्स टू aij, हमारे पास एक सपोज करो 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। a11, a12, a21 और यहां से a22, है ना। ये अपने पास 2x2 की मैट्रिक्स है ना। अब देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, इसके डायगोनल एलिमेंट्स ये होंगे, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन aij के लिए क्या डिफाइन होगी, aij के लिए डिफाइन होगी जब i का वैल्यू जो है वो j के इक्वल है, मतलब हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हमें कोई वैल्यू कांस्टेंट k मिलेगी, एंड i का वैल्यू j के इक्वल नहीं है तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों केसेस में ये वैल्यूज जो आएंगी वो 0 आएंगी और इसका जो वैल्यू होगा वो फिक्स वैल्यू कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स का। स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, सपोज करो b है अपने पास में, ठीक है, और b है अपने पास, यहां से मैं ले लेता हूं 2, 2 एंड 2, 0 0 0 0 0 0। दिस इज 3x3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी क्या है, ये एक डायगोनल है और डायगोनल में भी क्या है, ये स्केलर है। समझ में आ रही कि नहीं बात, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकी एलिमेंट्स 0 है, इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स में भी स्पेसिफिकली यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल हैं तो वो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है भाई? अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी भी यहां से हम देखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। इसमें भी देखिएगा, सपोज करो a इक्वल्स टू aij, है ना। ये अपने पास सपोज करो 3x3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें हम डिफाइन करेंगे aij का वैल्यू, ना। whenever I equals to j, that value of aij equals to 1,
और i इज नॉट इक्वल टू j, ये वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब a इक्वल्स टू यहाँ पर a11, a12, a13 है ना, a21, a22, a23, a31, a32 और a33 है ना। 3/3 का क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में अब देखिएगा i का वैल्यू j के इक्वल है, मीन्स हम बात कर रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स की, तो 1 1 1, और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे वैल्यूज़ क्या देंगे हमें, वो सारे के सारे वैल्यूज़ देंगे हमें क्या, 0 के इक्वल। क्लियर है भाई, है ना। तो इस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने देख ली है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिएगा हमने पढ़ा यहाँ पर क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, मींस m इक्वल्स टू किसके, n के ना। इसके बाद में हमने पढ़ा इसमें कौन सा, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने देखा क्या कि aij का वैल्यू जो है वो 0 है जब i इज नॉट इक्वल टू j, और aij का जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है जब i इक्वल टू j, है ना। उसके बाद में हमने देखा स्केलर मैट्रिक्स है ना, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में हमने क्या देखा, aij का वैल्यू जो है वो आपके पास 0 है जब i इज नॉट इक्वल टू j, और aij का वैल्यू नॉन जीरो तो है लेकिन कोई फिक्स वैल्यू के साथ में, वेयर i इक्वल्स टू j, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। आफ्टर दैट हमने स्केलर मैट्रिक्स यहाँ पे देखा। स्केलर के बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, aij इक्वल्स टू 0 वेन एवर i इज नॉट इक्वल्स टू j, एंड aij इक्वल्स टू 1 वेन एवर i इक्वल्स टू j। इसका मतलब आप देख सकते हो कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए उसका स्केलर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, स्केलर मैट्रिक्स के लिए उसका डायगोनल मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसका मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब एक दो फॉर्मेट जो है वो रह गए हैं, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। कौन कौन से, यहाँ से देखिएगा, ये कंप्लीट हो गया अपना पोर्शन, आइडेंटिटी हो गया। उसके बाद में यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स, है ना। जीरो मैट्रिक्स को भी देख लेते हैं। जीरो मैट्रिक्स क्या है? जीरो मैट्रिक्स का मतलब है, जीरो मैट्रिक्स का मतलब है कि एक मैट्रिक्स A, यहाँ पर aij m क्रॉस n है ना, तो aij का वैल्यू हमारे पास ऑलवेज जीरो आ रहा है, ठीक है, तो वो अपना क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स, है ना। इसमें ये जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी हो सकता है। सपोज करो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स है, और ये कितने बाई कितने का है, ये मैं बात करूं तो ये 2/3 का क्या है, जीरो मैट्रिक्स, है ना। तो इसके सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। इसके एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसमें दो मैट्रिक्स के टाइप और आते हैं जो यहाँ पे नहीं दे रखे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। और दूसरा होता है एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है देखिएगा। इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं एक एग्जांपल से। a इक्वल्स टू, ठीक है, a इक्वल्स टू
सपोज करो यहाँ पर मैं लिखता हूँ A11, यहाँ पे A12 और यहाँ पे A22 और यहाँ पे क्या 0, ठीक है। इसमें एक B एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है, और वो क्या है B11, यहाँ पे 0, यहाँ पे B12 और यहाँ पे B22 है ना। ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है और अपर पोर्शन में बन रहा है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है और लोअर पोर्शन में बन रहा है। तो इस वाली मैट्रिक्स को हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे और इस वाली मैट्रिक्स को हम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो देखिएगा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इन एलिमेंट्स पे ध्यान दो, A11, A12 और A22 है ना। तो यहाँ पर देखो J का वैल्यू I के या तो इक्वल है, J का वैल्यू I के इक्वल है या फिर J का वैल्यू I से बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको दो कैटेगरी में डालेंगे, Aij का वैल्यू है ना, Aij का वैल्यू यहाँ जो आएगा वो आएगा नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो आएगा, ठीक है, वेन एवर J इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू I है ना। और इसका वैल्यू 0 आएगा वेन एवर J इज लेस देन इक्वल्स टू I। तो देखिएगा ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है A12, इसमें यहाँ से सॉरी ये A12 नहीं होता, ये क्या होता है A21 होता है ना। तो यहाँ पे देखिए J जो है वो I से जब जब लेस होगा वैल्यू 0 देगा, और जब जब I का वैल्यू जो है, I का वैल्यू J से छोटा है, या बोल सकते हैं J इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू I, जो कि इन तीन केसेस में सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में देखिएगा Bij, अब इसमें जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको नॉन जीरो कब मिलेगा, ये वैल्यू आपको नॉन जीरो कब मिलेगा, यहाँ पे आप देखो 1 1 है, 1 2 है और 2 2 है ना। तो इस बार हम देख सकते हैं कि नॉन जीरो कब मिल रहा है जस्ट इसका ऑपोजिट केस होगा, नॉन जीरो कब मिल रहा है, I का वैल्यू J के इक्वल, यहाँ पर J का वैल्यू I से बड़ा है ना, J का वैल्यू जो है वो I से बड़ा है, J का वैल्यू I से बड़ा या इसके इक्वल है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये B11, यहाँ से इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, वापस मैं लिख देता हूँ, B11 ये आपके पास आएगा B12, ये आपके पास आएगा B21 है ना। देखिएगा यहां पर आप देख सकते हैं I का वैल्यू J से बड़ा है, तो I वेन एवर I इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू J, नॉन जीरो वैल्यू, और जब I का वैल्यू लेस देन J आएगा तो ये आपको क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। क्लियर है भाई। तो ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है उसका मैंने आपको मेथड बताया, कॉन्सेप्ट बताया। तो आज हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स किए, कल इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स करेंगे और फिर उसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको आई होप सो कि ये क्लास जो है आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मैट्रिक्स के न्यू कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। थैंक यू।